तो 1965 से पहले तक, बिफोर 1965, पाकिस्तान में ये सिस्टम चल रहा था। और आफ्टर 1965 क्या हुआ कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम आ गया। अस्सलाम वालेकुम। करेंसी इश्यू सिस्टम डिस्कस करने से पहले वी ऑल नो कि दुनिया में जो सिस्टम राइज था दैट वाज बार्टर सिस्टम। नाउ ये जो बार्टर सिस्टम है वी विल ब्रीफली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या थे। बार्टर सिस्टम के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन वी विल जस्ट टॉक अबाउट अ फ्यू बिकॉज द मेन टॉपिक इज नॉट बार्टर सिस्टम। सो फर्स्ट वाज कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आप एक चीज बेचना चाहते हैं और बदले में कमोडिटी ही मिलेगी, तो अब जरूरी है कि कोई ऐसा पर्सन आपको मिले जो आप जो कमोडिटी आपके पास है उसके बदले में उसको एक्सचेंज करे। So this was a problem. So if you are having wheat and you want rice, so there has to be two persons जिनकी ये दो requirements हैं। इसी तरह common measure of value, कि आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि आपके wheat की क्या वैल्यू है या दूसरे बंदे के राइस की क्या वैल्यू है, तो उसकी कोई कॉमन मेजर नहीं थी। दिस वाज अनदर प्रॉब्लम। थर्ड वन वाज that was the huge problem, and that is indivisible goods। ठीक है, एक आदमी के पास घोड़ा है और उसको लेट से मुर्गी चाहिए, तो अब वो कैसे करेगा? क्या घोड़े को काट देगा? नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इन जहाँ पे इंडिविजुअल गुड्स थी वहां पे बार्टर सिस्टम वाज डेफिनेटली अ बॉटलनेक, ये शो स्टॉपर था। इसी तरह स्टोरिंग वैल्यू, स्पेशली इन केस ऑफ पेरिशेबल कमोडिटी, कि आपके पास अगर लेट से आप फ्रूट उगाते हो, तो अब उसका तो एक टाइम है, उसके बाद वो ज़ाया हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू द थिंग विच यू वांट आफ्टर सम टाइम? एंड लास्ट वन इज deferred पेमेंट्स। ये कैसे किए जाएंगे? सो देयर कुड बी a long list of problems which led to think कि जनाब इसका कोई हल होना चाहिए इन सारे मसलों का। सो कॉमन वैल्यू कैसे डिटरमिन की जाए किसी भी चीज की, कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को कैसे किया जाए, वैल्यू को स्टोर कैसे किया जाए। तो डेफिनेटली इसका फिर हल क्या था कि कोई ऐसा मेटल, कोई ऐसी प्रेशियस प्रेशियस थिंग, वी नीड अ प्रेशियस थिंग which is acceptable which is acceptable to all। तो हर बंदा उसके बदले उसको लेने पे राजी हो। तो इनिशियली डेफिनेटली दीज वर द प्रेशियस मेटल्स वर गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, सो इसके बदले में तो पहली जो समझे कि अ, इन सारे मसलों का हल जो बना वो ये कि जनाब अगर कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं है तो ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं अपनी जो भी चीज मैं ग्रो करता हूँ या मेरे पास है, तो मैं उसके बदले में, मैं गोल्ड के बदले में किसी को भी दे दूंगा। इसी तरह कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मैं डिटरमिन कर लूंगा कि जनाब कितने वजन का गोल्ड जो है उसकी वैल्यू है। इसी तरह इंडिविजिबल गुड्स का मसला भी हल हो गया। स्टोरिंग वैल्यू अगेन मेटल के केस में वाज नॉट एन इशू, डेफर्ड पेमेंट्स का मसला भी हल हो गया। नाउ अब दिस ऑल सिचुएशन लेड टू अनदर प्रॉब्लम। वो ये कि अब अगर ये गोल्ड सिल्वर को एक्सचेंज का जरिया बनाना है, तो फिर इसको डेफिनेटली कैरी करना भी एक इशू हो सकता है। ठीक है, वन ऑफ द प्रॉब्लम कि इसको इतनी सारी इसको कैसे कैरी किया जाए। इसी तरह इसकी कस्टडी, इसकी सेफ्टी का भी एक इशू, एक प्रॉब्लम है कि कैसे किया जाए। एंड थर्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज कि जब गोल्ड सिल्वर एक्सचेंज के तौर पे यूज होगा तो इट विल रिमेन आइडल, इसका कोई और यूजेज नहीं हो सकता। ठीक है, तो दैट दैट मेटल रिमेन लॉक्ड फॉर द टाइम, कि जब तक आप उसको अपने पास पैसे के तौर पे रख रहे हैं, अपनी वेल्थ के तौर पे रख रहे हैं, तो फिर वो आइडल पड़ा हुआ है आपके पास, उसका कोई और इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है जी। सो इनिशियली क्या था कि ये जो गोल्ड सिल्वर है इसके कॉइन बना दिए जाते थे और उस कॉइन की फिर एक वर्थ होती थी।
ना इससे एक और प्रॉब्लम अराइज हो गया। वो प्रॉब्लम ये अराइज हो गया कि जनाब इसकी जो वर्थ है दैट वेरीज। तो अगर आपने एक कॉइन के ऊपर उसकी कुछ वर्थ मेंशन कर दी हुई है तो आफ्टर सम टाइम वो दैट विल नॉट बी वैलिड, क्योंकि ये जो इसकी वैल्यू है गोल्ड सिल्वर की ये चेंज हो जाती है। तो अगेन उसकी फिर वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कैसे किया जाए एक जगह के ऊपर। तो इनिशियली जो इन कॉइन्स कॉइन्स का एक और प्रॉब्लम भी होता था कि अगर कोई इसमें खराबी की, जैसे अगर इस कॉइन के ऊपर लिखा हुआ है कि दिस इज सो एंड सो वैल्यू की वर्थ है इसकी, तो कोई भी बंदा इसको कॉइन को घिस सकता था। तो इसीलिए इनिशियली कॉइन्स के साइडों पे एक छोटे छोटे से वो स्पाइक्स बने हुए होते थे, जो अभी भी आप अगर कोई भी कॉइन देखें किसी करेंसी का तो उसके साइडों पे वो ट्रेडिशनली अभी चला आ रहा है। वो इनका ये जो बने होते थे स्पाइक, ये इनका बेसिकली मकसद क्या होता था कि पता चल जाए कि कॉइन को किसी ने घिसा तो नहीं है। तो अब तो खैर उसका ऐसा यूजेज नहीं है, क्योंकि अब जो अभी हम थोड़ी देर में और बात करेंगे कि कॉइन का क्या प्रोसीजर चल रहा है। तो अब कॉइन्स चूंकि अलॉयज के बनाए जाते हैं, और अगेन एलॉय की जो वैल्यू है वो उस कॉइन की वर्थ से कम रखी जाती है ताकि वो एज ए मेटल ना सेल होना शुरू हो जाए। तो ओके, सो प्रॉब्लम क्या था जी कि इसकी वर्थ जो है वो वेरी कर रही है। और अगर इसके ऊपर आपने लिख दिया, लेट्स से आज की टर्म्स में अगर बात करूं कि 1,000 रुपए का कॉइन है, आपने अगर गोल्ड कॉइन के ऊपर लिख दिया है, तो वो गोल्ड का तो रेट चेंज हो रहा है, तो फिर इसका मतलब वो 1,000 रुपए का तो नहीं है, कुछ अर्से के बाद कुछ कम या कुछ ज्यादा का है। ठीक है। तो वर्थ ऑफ कॉइन वॉज एन इशू। तो अब जो इनिशियली इसके अंदर जो मजीद एडवांसमेंट हुई वो ये कि गोल्ड स्मिथ्स ने उन्होंने कहा जी कि हम ऐसा करेंगे कि आप हमारे पास गोल्ड रखवा दो और इसके बदले में हमारे से एक रसीद ले लो। ठीक है। एक रसीद ले लें, उसके बाद हम बता देंगे कि जनाब ये कितने वर्थ ऑफ गोल्ड की एक रिसीट है। तो अब इस रिसीट को एज अ करेंसी आप यूज कर लें, किसी को भी दे दें। नाउ ये वाइडली अगर एक्सेप्टेबल होना शुरू हो जाएगा तो दैट विल बिकम द करेंसी ऑफ द टाइम। ठीक है जी। तो इस तरह से समझें कि एक पेपर करेंसी जो सबसे वैसे पहले जो है वो चाइना ने इसको स्टार्ट किया था पेपर करेंसी को। तो चाइना में सबसे पहले इसको इशू किया गया था। तो करेंसी जो है वो दैट बिकम अ रिसीट ऑफ सम एसेट्स। ना ये फंडामेंटल आइडिया है, हमारी सारी भी जो डिस्कशन है ना करेंसी इशू सिस्टम, उसका ये फंडामेंटल आइडिया है कि जब भी कोई रिसीट इशू की जाएगी उसके बैकिंग पे कोई एसेट होना जरूरी है। और डेफिनेटली वो एसेट होना चाहिए जिसको ऐसा होना चाहिए जिसको सब एसेट माने। ठीक है। एक चीज को मैं एसेट मानता हूँ, आप नहीं मानते हैं। लेट्स से आई हैव अ कार जिसकी मैं समझता हूँ 4 लाख वैल्यू है, कोई और समझता है कि 10 लाख वैल्यू है, तो वो एग्रीड अपॉन वैल्यू तो नहीं है। तो इसलिए एसेट है ना ऐसा होना चाहिए जो कि अनक्वेश्चनेबल वैल्यू रखता हो और उसके अगेंस्ट को रिसीट इशू की जाए। तो इसका मतलब ये जो करेंसी पेपर करेंसी चल निकली, दैट इज बेसिकली अ रिसीट ऑफ सम एसेट्स व्हिच हैव बीन हेल्ड बाय द इशूअर। ठीक है। ये फंडामेंटल आइडिया है करेंसी इशू सिस्टम जहां भी हो रहा है वहां पे, कि किसी भी मुल्क ने अगर करेंसी इशू करनी है तो उसके बैकिंग में उसके पास एसेट्स होने जरूरी है। ना अब वो एसेट चूंकि वाइडली एक्सेप्टेबल सबके लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तो फिर वो एसेट क्या होगा? तो डेफिनेटली अगेन इनिशियली तो वो कुछ प्रीशियस मेटल ही होगा, यानी कि वो गोल्ड हो सकता है या फिर वो सिल्वर हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगेन इसमें फिर वही प्रॉब्लम था कि अगर जो सेंट्रल बैंक है वो ये सारी चीजें अपने पास रख के बैठ जाएगा तो इट विल रिमेन आइडल, जो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम था। कि वो तो फिर आइडल हो गया, पड़ा रह गया इसी तरह। तो उसका फिर हल क्या निकाला जाए? तो फिर उसके लिए कुछ डिफरेंट सिस्टम्स दुनिया में जो है वो बनाए गए। नाउ जो डिफरेंट सिस्टम्स है करेंसी इशू के, दैट इज 100% गोल्ड रिजर्व। ये तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जितना क्या पेपर करेंसी आपने आज आपके पास गोल्ड जितने का होगा उतने का पेपर करेंसी आप इशू कर दो। सेकंड सिस्टम वाज फिक्स्ड फिड्यूशियरी। फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम, इसमें क्या था कि आपको 100% मेटेलिक रिजर्व चाहिए अबव अ फिड्यूशियरी लिमिट। ठीक है।
तो एक लिमिट डिफाइन कर दी जाएगी बाय द गवर्नमेंट, और इससे ऊपर अगर आपने जाना है तो यू नीड टू हैव गोल्ड रिजर्व्स, अदरवाइज आप नहीं इशू करेंगे। ठीक है, जो बाकी फिड्यूशरी लिमिट तक है उसको किसी और सिक्योरिटी से बैक कर लिया जाए। उस करेंसी की वैल्यू तभी होगी जब पीछे उसका एसेट होगा। अच्छा जी, थर्ड सिस्टम दैट वाज मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट सिस्टम में क्या है कि इसमें मेटेलिक रिजर्व नहीं चाहिए। ये फ्रांस ने बेसिकली इसको किया था इम्प्लीमेंट, कि देयर इज नो मेटेलिक रिजर्व विच यू नीड। ठीक है, आप पार्लियामेंट से अप्रूवल लेंगे, यू जस्ट नीड एन अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट कि जी मैं इतना करेंसी नोट इशू करना चाहता हूँ, हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है। फोर्थ सिस्टम इज प्रोपोर्शनल, और इसको फ्रैक्शनल सिस्टम भी बोलते हैं। फ्रैक्शनल सिस्टम में क्या था कि आपने एक परसेंटेज ऑफ करेंसी जो है इसका बैकअप रखना है एज एज गोल्ड रिजर्व। ठीक है, एज गोल्ड रिजर्व मतलब परसेंटेज डिफाइन कर दी, लेट्स से 40%। तो इसका मतलब अगर 100 रुपये इशू करोगे तो 40 रुपये का गोल्ड रिजर्व आपके पास होना चाहिए। तो 1965 से पहले तक, बिफोर 1965, पाकिस्तान में ये सिस्टम चल रहा था। और आफ्टर 1965 क्या हुआ कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम आ गया। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या है कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड बता दी जाएगी, मिनिमम गोल्ड रिजर्व, और फिर उसके अगेंस्ट आप जितनी मर्जी करेंसी इशू करते जाएं, लेकिन वो फिर जो अबव दैट है उसको दैट हैज टू बी बैक्ड बाय सिक्योरिटीज, किसी और सिक्योरिटी के अगेंस्ट उसको आपने, वो भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज हो सकती हैं जिसके अगेंस्ट वो पाकिस्तान में इशू किया जाता है। सो 1965 के बाद से पाकिस्तान में ये सिस्टम चल रहा है। अच्छा जी, अब ये जो पाकिस्तान में जो सिस्टम है, जैसे अब हमने ये फंडामेंटल एक यहाँ पे भी डिस्कस किया था कि जनाब इसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। वो फंडामेंटल क्या है कि आप जो भी इशूअर है, अब यहाँ पे इशूअर कौन है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इशू करना है करेंसी, और इसके बैकअप में इसके पास होना चाहिए रिजर्व। ठीक है, वो रिजर्व गोल्ड भी होगा और सम अदर थिंग्स जो कि लॉ में लिखा हुआ होगा कि जनाब क्या चीज आपके पास बैकअप में होनी चाहिए, लेकिन दिस हैज टू बी बैक्ड अप। इसके लिए स्टेट बैंक ने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड इशू डिपार्टमेंट। उसका काम ही ये है कि वो कुछ एसेट्स रिसीव करे और उसके अगेंस्ट करेंसी इशू कर दे। ठीक है, अब ये जो करेंसी इशू हुई है इसके अगेंस्ट ये रिजर्व पड़े हैं, तो डेफिनेटली ये बैंक का एसेट है, और ये बैंक की जो करेंसी इशू करेगा ये आप बैंक की लाइबिलिटी है, स्टेट बैंक की। और ये एक इशू डिपार्टमेंट अलहदा से है, ऑल्दो इट्स नॉट एक्चुअली अ फिजिकल डिपार्टमेंट, इट्स अ नोशनल डिपार्टमेंट, जिसके पास उतने ही एसेट्स होने चाहिए जितने कि उसने करेंसी नोट इशू किए हुए हैं। तो यहाँ पे एक और चीज जो ज्यादा लोगों को नहीं मालूम, वो ये कि करेंसी अगेन दो तरह की है, एक पेपर करेंसी और दूसरा जो है वो कॉइन्स। कॉइन्स जो है ना स्टेट बैंक नहीं बनाता, ये मिंट में बनाए जाते हैं बाय फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, जबकि पेपर करेंसी जो है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी, वो छापते हैं, इसकी प्रिंटिंग वो करते हैं। जबकि कॉइन्स जो है फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। फेडरल गवर्नमेंट जो कॉइन बनाती है उसमें इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि फर्ज करें कि अगर 2 रुपए का कॉइन बनाया जा रहा है तो इसमें जो एलॉय इस्तेमाल किया जाए उसकी जो वर्थ है वो 2 रुपए से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर वो 2 रुपए से ज्यादा की वर्थ होगी तो फिर वो एज ए करेंसी यूज नहीं होना शुरू हो जाएगा, एज ए मेटल लोग उस मेटल को यूज करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए ये ध्यान में रखा जाता है। ये इसकी कॉम्पोजिशन जो है पाकिस्तान कॉइनेज पाकिस्तान कॉइनेज एक्ट है, उसके अंदर 1906 का, उसके अंदर ये बताया गया कि ये जो कॉइन फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी दैट विल बी
have a status of legal tender. ठीक है, लीगल टेंडर। नाउ ये जो कॉइन्स हैं ये फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी और इस इश्यू डिपार्टमेंट को देगी। इश्यू डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट फेडरल गवर्नमेंट को पैसे दे दे, करेंसी दे दे, पेपर नोट दे दे, और फिर उसके बाद इशू डिपार्टमेंट इस कॉइन को इशू करेगा, जनरल पब्लिक को देगा फॉर देयर यूजेज। और उसके ऊपर जो वर्थ लिखी होगी, जैसे कि 2 रुपए अगर लिखी है तो 2 रुपए उसकी वर्थ होगी। अच्छा जी, अब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने जो एसेट्स अपने पास रखने हैं वो कम से कम मिनिमम 1.2 बिलियन 1.2 बिलियन जो है इसने इसको रखना है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और सिल्वर और फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स, यानी कि दुनिया के किसी और मुल्क की करेंसी, और आईएमएफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ये चंद एक चीजें हैं जिसके अगेंस्ट स्टेट बैंक जो है वो उसने ये अपने करेंसी इशू के अगेंस्ट अपने रिजर्व रखने होते हैं। अच्छा जी, अब ये जो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका कहीं पे कोई बुनियाद भी तो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान कॉइनेज एक्ट की। ये जो पाकिस्तान कॉइनेज एक्ट है 1906 का, इसमें अगर हम मैं इसमें आपको रेलेवेंट सेक्शंस ही हम सिर्फ डिस्कस करेंगे जो हमारे टॉपिक से रेलेवेंट है। सो सेक्शन 3 में पावर टू एस्टेब्लिश एंड अबॉलिश मिंट्स बेसिकली ये वो कारखाना है समझ लो कि जहाँ पे कॉइन बनाया जाता है। डिनोमिनेशंस, डायमेंशंस, डिजाइन, कंपोजिशन ये इस एक्ट में बताया जाएगा कि वो किस तरह का होगा, उसका वजन कितना होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, किस किस मेटल के अलॉय से बनाया जाएगा। और सेक्शन 13 में कॉइन व्हेन लीगल टेंडर से मुराद ये कि वो एज ए करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होगा कॉइन। तो जब कॉइन को फेडरल गवर्नमेंट कह देगी कि जनाब ये एक लीगल टेंडर है, तो फिर अब वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो ले लेगा आपसे और उसके अगेंस्ट आपको पैसे दे देगा। थोड़ी सी बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसकी मैंने ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इसका रेलिवेंट पोर्शन कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। सो दिस इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके ऊपर ये एक ऑडिट रिपोर्ट लगी हुई है। और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रेलिवेंट पोर्शन है वो इसकी बैलेंस शीट है। यहाँ पे आप बैलेंस शीट पे एसेट साइड पे देखोगे कि ये आपको लिखा नजर आ रहा है गोल्ड रिजर्व्स। तो ये हाईलाइट हुआ है एसेट्स के अंदर गोल्ड रिजर्व। लेट मी जस्ट टिक मार्केट। ये आपको गोल्ड रिजर्व्स हेल्ड बाय द बैंक। सो ये एक वैल्यू मेंशन है जी कि इतने के गोल्ड रिजर्व्स बैंक ने रखे हुए हैं। लायबिलिटी साइड के ऊपर बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन बताया हुआ है। अब जो लायबिलिटी साइड पे वैल्यू दी हुई है बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन, ये डेफिनेटली आपको नजर आ रहा है कि गोल्ड रिजर्व से ज्यादा है। तो इसका मतलब बाकी किससे बैक्ड है। तो ये इसकी डिटेल जो है वो आपको मिलेगी। ये देखें, ये जो ऊपर वैल्यू आ रही थी ये सेम वही वैल्यू है। ये एक्चुअली बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन है और टोटल बैंक नोट्स जो इशू किए लेकिन जो कुछ बैंक के पास ही रह गए वो इसमें से माइनस, और बाकी बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन यानी इकोनॉमी में जो मौजूद है जितना करेंसी नोट। The liability of banknotes issued by the issue department is recorded at face value in unconsolidated balance sheet in accordance with Section 26 of State Bank Act 1956. This liability is supported by following assets of issue department. So ये जो liability है वो आपको नजर आ रही बैंक नोट्स जितने के इशू किए हुए, ये एग्जैक्टली ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू, ये जो टोटल बैंक नोट्स इशूड हैं ये आपको यहाँ पे भी नजर आ रही है। और ये वो सारे एसेट्स हैं जो कि उस इशूड करेंसी नोट के बैकिंग में मौजूद है इशू डिपार्टमेंट के पास। इसमें गोल्ड रिजर्व भी है, इसमें लोकल करेंसी के कॉइन्स हैं जिसके अगेंस्ट आपने फेडरल गवर्नमेंट को पैसे दिए हैं। उसके बाद फॉरेन करेंसी में कुछ है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, एसेट्स हेल्ड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कुछ एसेट्स हैं, ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ये जरूरी है कि टोटल बैंक नोट्स जो आपने इशू किए हैं, टोटल बैंक नोट्स आपने जो इशू किए हैं, दे शुड बी बैक्ड
बाय सम वैल्यू। ठीक है, तो ये बैकिंग होनी जरूरी है, अदरवाइज तो करेंसी का मकसद ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर ये बैकिंग अवेलेबल नहीं रखते तो फिर तो बैंक आज़ाद है उसकी, तो वो अपने जितने मर्जी नोट इशू कर दे और अपना कर्जा भी उतार दे और अपनी सारी पेमेंट्स भी कर दे, लेकिन फिर उस करेंसी की वर्थ कोई नहीं होगी। जब दुनिया को ये पता होगा कि इसके पीछे कोई, बिल्कुल वैसे ही हमने फंडामेंटल आइडिया यहाँ पे डिस्कस किया था, अगर आपको ये पता है कि इस रसीद के पीछे एसेट नहीं है, तो फिर इस उस रसीद की वैल्यू कोई नहीं। अब रसीद में इसको क्यों रसीद क्यों कह रहा हूँ, रसीद क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि अगर आप करेंसी नोट देखें ना, तो मैं एक मिनट इसका पिक्चर पहले शेयर करता हूँ यहाँ पे। तो हियर इट इज। अब ये जो करेंसी नोट है ना, इसके ऊपर अगर आप देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है, इसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि बैंक दौलत पाकिस्तान यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 100 रुपया हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा। ठीक है, हामिल हाजा को, यानी हामिल हाजा का मतलब है कि जिसके पास ये है, द बेयरर ऑफ दिस पर्टिकुलर नोट, उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या अदा करेगा, 100 रुपया अदा करेगा। तो ये इट्स बेसिकली यू कैन से इट्स अ लूप सॉर्ट ऑफ थिंग, कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो आप 100 रुपए का नोट जाएंगे तो आपको 100 रुपए का नोट ही इशू करेगा। ये एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, और साथ में इसकी ये भी जिम्मेदारी है कि जो करेंसी नोट उसने इशू किया हुआ है उसके अगेंस्ट वो ये सारे के सारे एसेट्स जो है वो इसकी बैकिंग में उसको रखने जरूरी है। तो ये बेसिकली एक सिस्टम है जिस अकॉर्डिंग टू विच करेंसी इज इशूड, और इस करेंसी को फिर इकॉनमी में इस्तेमाल किया जाता है, पेमेंट्स के लिए, रिसीट्स के लिए, डिफरेंट अपने कारोबार को चलाने के लिए। ओके जनाब, थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल। कमिंग वीडियोस में विल टॉक अबाउट कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि करेंसी इशू कर ली जाए और अपने कर्जे अदा कर लिए जाए, या ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि, या ये कैसे होता है कि एक पाकिस्तान का जो रुपया है उसकी वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस स्टफ, कि ये एक्सचेंज रेट्स किस तरह से डिटर्मिन होते हैं, हम ऐसी क्या खता कर देते हैं कि रुपया सस्ता हो जाता है, डॉलर महंगा हो जाता है, या हम ऐसा कौन सा अच्छा काम करते हैं जिससे डॉलर की प्राइस कम हो सकती है और रुपी स्ट्रेंथन हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।